अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो 63A से मुतल्लिक जो नज़र सानी केस है, इसमें कल की डेवलपमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से बेंच की तश्कील पर एतराज़ से मुतल्लिक थी और आज चीफ जस्टिस साहब ने एक नया बेंच तश्कील दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान से रिप्लेस किया गया। 5 रुकनी इस बेंच की समाअत से पहले ही तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने ये कहा कि हमें इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ है, लेकिन उन्हें यही कहा गया कि फ़िलवक्त आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुना जाएगा। रिमार्क्स की अगर बात की जाए तो अदम एतमाद के हवाले से चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मालूम ये होता है कि उसको गैर फ़ाल बनाने के लिए 63A पर यह फ़ैसला आया। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर ये फ़ैसला हुआ तो इसके बाद वज़ीर आज़म को हटाने का तरीक़ाकार फिर बचा क्या है कानूनी तौर पर, और ये भी कि इस सारे मामले के अंदर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिससे लगता यही है कि जो भी फ़ैसला यहाँ से आएगा तहरीक इंसाफ इसको डिस्प्यूट करने जा रही है। तो एक स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ की अदालती है, लेकिन एक सियासी भी है जो पैरेलल चल रही है, और वो जल्द से जुलूस और एहतजाज के हवाले से है। जो शेड्यूल अब सामने आया है 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में, जबकि 4 अक्टूबर की अगर बात करें तो डी चौक में, और 5 अक्टूबर को लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज करने का प्लान है तहरीक इंसाफ का। हुकूमत इसको कैसे डील करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ गंडापुर साहब के बयानात के एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे, लगता यही है कि कन्फ्रंटेशन में इजाफा होता जा रहा है। इसको हुकूमत कैसे डील करेगी और तहरीक इंसाफ की जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा, इससे पहले कि फ़िलवक्त जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और जो अदालती स्ट्रैटेजी है तहरीक इंसाफ की, उस पर बात की जाए, पिंडी जलसे के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही जिस पर आपका कमेंट चाहूँगा, जिसमें गंडापुर साहब ने जब वापसी का ऐलान किया, लोग खड़े हो गए, उन्होंने एहतजाज किया, नारेबाजी की, आज़म स्वाति साहब ने मुदाखलत की। तो इस पर सुनने में यही आ रहा है कि काफ़ी सरजनिश की गई है उनकी, खान साहब की तरफ से भी नाराज़गी का इजहार किया गया है, राइट? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। मेरी खान साहब से मुलाकात तो अभी नहीं हो सकी, कल केस है, कल मैं जाऊंगा अडियाला, तो I'll ask him myself, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से उसकी वजाहत आई है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल में ये मीडिया में जिस तरह आपको भी पता है ज़राए से खबरें चलाई जाती हैं, तो मे भी ज़राए से भी खबर है, क्योंकि इसकी कोई ओनरशिप किसी भी मीडिया पर्सन की तरफ से या बीट रिपोर्टर्स की तरफ से जो है वो नहीं आई। जहां तक उनकी वापसी का ताल्लुक है, अली अमीन खान तो पिंडी की तरफ आ रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कल अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में इसकी वजाहत की है कि शाम तक एहतजाज का टाइम था और शाम जब होने के बाद उनकी वापसी ड्यू थी, क्योंकि रात को हो सकता कोई वाकया हो जाता या जो भी, क्योंकि अली अमीन खान तो आ रहे थे पिंडी और वो तो तकरीबन ज्यादातर जो जितनी भी रुकावटें थी काफी हद तक वो अबूर कर चुके थे। कौमी असम्बली के मेंबरान को एहतियातन नहीं कहा गया था कि आपने यहाँ नहीं आना, क्योंकि इस वक्त आईनी तरामीम की बात है और हमारे MNAs को हमें खतरा है कि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन लोकल लीडरशिप निकली थी और रावलपिंडी के अवाम ने दिखाया कि बावजूद इसके कि कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी, लेकिन कौम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए, पहुंच नहीं सके उस जगह पे, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की अवाम बेइंतहा उन्होंने फाइट किया है, 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया है और पुरअमन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। अली साहब, जैसे ही आप शेड्यूल का ऐलान करते हैं ना एहतजाज का, तो उन तमाम अजला के अंदर दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। अब 2 अक्टूबर को आपने मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर कहा, इन तीनों में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज हुआ है और पाबंदी लगा दी गई है धरनों पर, एहतजाज पर। तो फिर क्या समझें इससे कि अब कन्फ्रंटेशन होगी ऑन ग्राउंड? क्या होगा? जिस तरह संगजानी में हुआ था कि अब उस जलसे में जो तकारीर हुई, अब ये कहा जा रहा है कि काबीना से मंजूरी ली जाएगी, बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे सेक्शन 196 के तहत। तो ये तो पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, इसका नुकसान फिर जमात को नहीं होगा आपकी? मुज़म्मिल साहब देखिए, संगजानी का जलसा हो गया, लाहौर का भी हो गया और रावलपिंडी का एहतजाज भी हो गया। आपने देखा हम लोग पुरअमन रहे और कभी भी ये नहीं हो सकता कि जलसे या एहतजाज से हुकूमत गिरती है, लेकिन एक पॉलिटिकल टेम्पो, एक प्रेशर बढ़ता है और किसी भी सियासी हुकूमत अगर वो अवाम के पॉपुलर वोट से आई हो
अगर अवाम के पॉपुलर वोट से आई हो, उसको अवाम का निकलना फर्क डालता है। ये अगर कोई समझता है कि उससे उन पर फर्क नहीं पड़ता, उनकी पॉलिटिकल करेंसी जो है वो कम होती है। लेकिन चूंकि ये हुकूमत ऐसी है कि माजी में मुस्लिम लीग नून अवामी ताकत से भी इक़्तिदार में आई है, सन 90 में आई, सन 93 में या 97 में या 2013 में कोई पॉपुलर सपोर्ट थी। लेकिन इस बार वो अपनी होम ग्राउंड वो हार गए। लेकिन जब आप अवाम की वोट की बजाय कहीं और से आशीर्वाद लेके आते हैं और फॉर्म 47 की ताकत से बैठते हैं, शायद फिर आपको अवाम इतना मैटर नहीं करते। लेकिन डरते ये बहुत हैं अवाम से कि अवाम हमारे खिलाफ इकट्ठी ना हो जाए, इसलिए हमें मीनार पाकिस्तान नहीं इकट्ठे होने दिया, या हमें परेड ग्राउंड या इस्लामाबाद में या यहाँ पे F9 पार्क में नहीं आने दिया। हालांकि आपको शायद याद होगा एक वक्त में हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला था कि F9 पार्क का शायद उन्होंने कहा था या परेड ग्राउंड था, कुछ जगह मुख्तस की थी कि यहाँ पे आप जलसा कर सकते हैं। बाकी जहां आपने दूसरी बात की वो बड़ी अहम है कि उससे फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें एक सियासी तरीक को खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोगों को मुश्किलात में जरूर डाल सकती हैं, लेकिन ये एक काउंटर भी है। ये उन लोगों के लिए भी सवाल है कि हमेशा सियासी लोग ही क्यों सियासी लोगों के लिए वो फंदा तैयार करते हैं जो उनके तो नहीं लेकिन खुद अपने गले में फिर एक दिन पड़ जाता है। तो ये बड़ा शोमी किस्मत होगा, इट विल बी एन आयरनी ऑफ अ फेट कि अगर एक सियासी हुकूमत जो जिस तरह भी है, बड़ा नाम है, मैंडेट नहीं है, अपने आप को कहते तो सियासी हैं, उनकी हुकूमत में अगर बगावत के मुकदमे अपने ही हम वतनों पे बने, इससे ज्यादा अफसोसनाक अमर कोई नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो अदालती मामलात पे बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है, उन्होंने आज ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब हों या फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब हों, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम बात कर रहे हैं वो उसूली बात है कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने एग्री किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, तो हम उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं, किसी की ज़ात के लिए तहरीक नहीं चला रहे। आप इंडोर्स करते हैं स्टेटमेंट को? टोटली डिसएग्री। 2008 से 2013 तक उनके वालिद मोहतरम की हुकूमत थी और वो सदर ममलिकत थे, ऑल पावरफुल। और उसके बाद 16 महीने ये फिर फॉरेन मिनिस्टर रहे, 16 महीने पीडीएम की हुकूमत थी। ना उनको पहली टर्म में ना दूसरी में किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का कोई ख्याल नहीं आया। ये ख्याल उनको तब आया, ये ख्याल उनको जब आया कि जब उनको ये लगा कि मोहतरम फायज ईसा साहब के जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के इलेक्शन को उठा लेती है और 184(3) की पिटीशन लग जाती है, तो ये तो अंधे को भी पता है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये हुकूमत चलती कर दी जाए। ज्यादा इसमें खौफ नून को है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ साथ लगता ये है कि बिलावल साहब को किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि अगली बारी आपकी है तो जरा साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। इसीलिए भुट्टो साहब के नवासे ने उसी आईन को जिसको उनके मरहूम नाना ने बनाया था, रात के अंधेरे में निकाब पोशों के उठाए गए एमएनएस के जरिए उन्होंने उस पर शबखून मारने की कोशिश। अगली बारी की जो आपने बात की है, किसी इन हाउस चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? बिलावल साहब ने जो किरदार अदा किया है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी पीपल्स पार्टी के मेन लीडर से चाहे जाए कि उनका जो है चेयरमैन हो, उससे ही नहीं एक्सपेक्ट करता था कि आप बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कानून साजियां लेके आएंगे। आप ऑलरेडी जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्पेस है पॉलिटिकल, उसको मजीद कॉम्प्रोमाइज होने में अपना कंधा देंगे। किसका कंधा देंगे? बिलावल ही सिर्फ आपका कंधा नहीं है, इस कंधे से जुड़ी है भुट्टो साहब की और बेनजीर शहीद की एक रिश्ता है। आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपका कंधा यूज होगा? ये आईनी तरामीम जो है, ये आईनी तरामीम इस वक्त आईन पे इस हुकूमत का शब्द खून है। मैं नहीं समझता इसमें किसी को अपना कंधा जो है वो इस्तेमाल करने देना चाहिए। लेकिन अली साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अब खासी ये कहना चाहिए कि बॉल उनके कोर्ट में है। और आज भी गफूर हैदरी साहब को फ़ोन किया जरदारी साहब ने गालिबन, उन्होंने ये भी कहा कि नए इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये असम्बली जाली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी कामयाब होती है उनको परसुएट करने में और ये तरामीम हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए तो लूज़ लूज़ गेम हो जाएगी? उसकी वजह के 63A का फ़ैसला इन केस रिवर्स होता है और ये तरामीम भी हो जाती हैं, तो फिर तो अगर पार्लियामान के अंदर कुछ बंदों को तोड़ना भी हो तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा हुकूमत के लिए। पहली बात तो यह है कि
नया इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा इलेक्शन है उसके डाके, उसकी चोरी को पकड़ना चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको देना चाहिए। अच्छा, अगर मौलाना साहब समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चुरा के हमें दिया गया एक ऐसी हालत में कि ना हमारे पास इलेक्शन का निशान था, ना हमारे पास हमारा लीडर था, ना हमारे कैंडिडेट्स कैंपेन कर सकते थे, ना वो घरों से निकल सकते थे। आधे से ज्यादा लीडर्स जो हैं उन्होंने अंडरग्राउंड रह के कैंपेन लड़ी है। इस हालत में अगर ये समझते हैं कि हमें कोई सपोर्ट की गई है तो मैं दुआ करता हूं, बल्कि इसको शायद बद्दुआ ही समझ लें कि ऐसी सपोर्ट आपको मिले। अच्छा। मैं नहीं चाहूंगा कि अल्लाह किसी को भी अच्छी सपोर्ट पाकिस्तान में दे जो सपोर्ट हमें ये मिली है। हाँ, वो सपोर्ट जरूर अल्लाह हर किसी के नसीब में करे जो हमें अवाम से मिली है, कि उन्होंने चुन चुन के। मेरा निशान था डॉल्फिन। अब डॉल्फिन का पता नहीं मेरे से क्या मुशाहिबत है, डॉल्फिन को ढूंढ ढूंढ के चारपाई, पता नहीं किसी को काइट, किसी को मिला, किसी को जहाज मिला, किसी को कुर्सी मिली। कुर्सी तो बड़े खुशकिस्मत थे, बहुत से लोगों को तो पैसे मैंसे दी गई। उन्होंने डोल डंगर लोटे छोटे जो भी चीजें दी गई थी जाके उन्होंने चेक किया, जाके। ये इनकलाब नहीं है मुजम्मिल साहब, ये अवेयरनेस की इंतहा नहीं है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा बतौर एक सियासी कारकुन के अफसोस का मकाम नहीं होगा कि जो छंगा मांगा सियासत का दरवाजा बंद हो चुका था, खासकर अता बंदियाल साहब के जमाने में जो फैसला आया था, आज अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आता है जिससे 63A में वो शिगाफ पड़ जाता है, जिससे दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलता है, तो हम तो तवक्को ये रखते हैं अपनी एपेक्स कोर्ट से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अपने काजी कुज़ात से, कि वो इंसानों के सरों की खरीदारी को रोकेंगे, वो लोगों को ब्लैकमेल होने से रोकेंगे। अगर आपके फैसले से ऐसा दरवाजा खुलता है जिससे लोगों की जमीनों के सौदे खुलना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली फिर जाके उंगलियां सुप्रीम कोर्ट पे उठेंगी कि आज के फैसले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुला है। अली साहब, लेकिन देखें ना, दुनिया भर में इंपीचमेंट्स होती हैं, बहुत सी जगहों पे अपनी पार्टी के लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, वो अपने लीडर के खिलाफ वोट कर देते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे ये पॉसिबल ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने आज सवाल किया ना, उन्होंने कहा वजीर आजम को हटाया कैसे जाएगा फिर? देखिए, ये फैसला आप पार्लियामान को करने दीजिए। इस फिक्र में सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में बसद एहतराम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मुनासिब समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ना, हुकूमत कहती है रीराइटिंग हो गई 63A की। अच्छे वक्तों में पार्लियामान अपने लिए कानून साजी कर लेगी। इस वक्त तो मबखूतुल हवास कोई शख्स ऐसा हो जिसको दिन रात का भी ना पता हो, उसको ये पता जरूर है कि किसी भी तरीके से कानून में कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि तरीके इंसाफ के बंदे तोड़ो, आईनी तरामीम लेके आओ, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाओ, सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करो, चीफ जस्टिस को बराए ना बहने दो। और एक इदारा रह गया है इन फस्ताई हुकूमतों के सामने और उनके हैंडलर्स के सामने, एक इदारा रह गया है जहां से उनके खिलाफ कुछ रेजिस्टेंस है, और वो है जुडिशरी। और मैं बतौर फख्र करना चाहता हूं, ये काला कोर्ट जो है, काले कोर्ट ने साबित किया कि पाकिस्तान बनाने के लिए भी खड़ा था, पाकिस्तान बचाने के लिए भी खड़ा है। सलाम है उन 8 जजों को जो खड़े रहे, सलाम है हर उस जज को और उस वकील को जो फस्ताई हुकूमतों के सामने खड़े हैं। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एक इदारे को मुनहदम कर दिया जाए। जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनमें भी मखसूस जो शख्सियात हैं उनके हक में तो बात कर लेते हैं, लेकिन उसी जुडिशरी के कुछ लोग जो हिस्सा हैं वो तो निशाने पर रहते हैं आपके। उनको तो खान साहब ने बैट्समैन कह दिया कि ये हुकूमत की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आजाद जुडिशरी के साथ खड़े हैं, आज से नहीं खड़े, जब से तहरीक इंसाफ बनी है तब से खड़े हैं। मुझे वो दिन भी याद है, हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब से हमारा कोई लव लॉस नहीं था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मुझे नहीं पता किस हालत में होंगे, लेकिन उनकी बहाली के लिए और एक आजाद जुडिशरी के लिए मुझे याद है 2012 में हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में डी चौक में पूरे पाकिस्तान से एक अजीम शान मार्च किया था। और उससे पहले लॉयर मूवमेंट में आजाद जुडिशरी के लिए हम कोई जस्टिस इफ्तिखार के लिए तो नहीं निकले थे, हम तो एक आजाद जुडिशरी के लिए निकले थे। हम उस आजाद जुडिशरी के लिए निकले हैं जो किसी भी आईनी शिगाफ के सामने खड़े हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, यू आर योरसेल्फ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप मुझे एक बात बताएं, आज अगर ये पार्लियामेंट एक कानून पास करने को तो कर सकती है, एक कानून पास कर दे कि ये पार्लियामेंट जो है ये 5 साल नहीं, ये 20 साल तक रहेगी और इसका वज़ीर आज़म जो है वो ताहयात रहेगा। इस कानून को कोई नहीं रोक सकता, ये बना सकते हैं, लेकिन क्या ये बनना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं बनना चाहिए, पार्लियामानी उसूलों के खिलाफ, आईन के रूह के खिलाफ नहीं होगा, आईन के रूह के खिलाफ होगा। तो इसी तरीके से
आप जो सुप्रीम कोर्ट के साथ करने जा रहे हैं कि मुल्क किन चीजों पे खड़ा है, मुल्क एक मजबूत इंतजामिया, एक ताकतवर मुकन्ना और एक आजाद अदलिया। अगर आपने आजाद अदलिया को गिरा दिया तो बाकी तो कुछ रह नहीं गया। मुजम्मिल साहब, ठीक है। अली साहब, लास्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करने की बात की खान साहब ने, उसके बाद रऊफ हसन साहब ने कहा कि बात तो आर्मी से ही करनी चाहिए। आजकल कोई राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट से? ना मुझे पहले राब्तों का इल्म था, ना भी इल्म है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ बतौर इतने लाइल नहीं हो सकते वैसे आप। बतौर सियासी कारकुन मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलता है। अल्टीमेटली वी हैव टू सिट। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की थी, लेकिन आप मुझे बताएं, हम पे गद्दारी के मुकदमे आप बनाए, लीडर को जेल में 400 दिनों से आप जेल में रखें, ना हमें जलसा करने दें, ना जुलूस करने दें, हमें उठा लें, हमें पार्लियामेंट हाउस से नेतापोश आके उठा लें। इस हालत में खान साहब क्या कहें? क्या वो कहेंगे मैं मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है भाई? ठीक है, तो माहौल मुज़ाकरात का भी मौजूद नहीं है। काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आर्टिकल 63A नजर सानी केस से मुतल्लिक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ शहबाज खोसा साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और हाफिज़ एहसान अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है, कहा यही जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल हो चुका है इससे पहले कि प्रोसीडिंग आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है मंसूर अली शाह साहब का पहले माजरत करना बेंच में शमूलियत से, फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कुछ शराइत हैं और वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट जब तक इस ऑर्डिनेंस का जायज़ा नहीं लेता तब तक मैं कमेटी में बैठ नहीं सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि तरामीम पर जो अमल दरामद का फ़ैसला है वो किया जाए, और साथ साथ जो साबिका कमेटी थी जस्टिस मुनीब अख्तर वाली, उनको जब तक शामिल नहीं करते मैं भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी इससे पहले कोई फ़ैसला सामने आए, इसने इससे पहले ही ग्रिप कर लिया है इस बेंच को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपका बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हो या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हों या पाकिस्तान के कोई भी जज साहब हों या हाई कोर्ट के जजेज़ हो या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज़ हों, उन्होंने वो काम करना है जो उन्हें कानून और आइन के नीचे जो है उन्हें लॉ बना जाए या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस आई जाएँ या उन्हें जुरिस्डिक्शन उस मामले की दी जाए। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और जब भी कोई मामला किसी जगह लेके जाया जाता है तो बुनियादी तौर पे बात ये आती है कि क्या उस अदालत को या जज साहब को इख्तियार है या नहीं है। ये बुनियादी चीज़ें चल के किसी भी दुनिया का जो है वो जस्टिस सिस्टम जो है वो आगे चलता है। अब बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 साल से जो हमारी टॉप की जुडिशरी के अंदर डिफरेंसेस आए हुए हैं, उसके अंदर एक अच्छी एफर्ट तो की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक लॉ लेके आया गया कि जिसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन का एक एलिमेंट डाला गया कि ताकि पहले आपको याद होगा कि जो बेंचेस थे वो चीफ जस्टिस बनाते थे, कभी फुल कोर्ट कभी लार्जर बेंच, और जो भी एक थी, और इतनी कंट्रोवर्सी आई कि हमने जो है हर चीज़ को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि मेरा जज, आपका चीफ जस्टिस मेरा, आपका चीफ जस्टिस, ये जी 3 मेंबर्स बेंच नहीं बैठना चाहिए, ये 5 मेंबर्स नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप स्पेशली आप देखें अनवर ज़हीर जमाली साहब से लेके उमर अता बंदयाल साहब, तो आपको कोर्ट नंबर 1 का या कोर्ट नंबर 2 का एक ख़ास पैटर्न जो है वो नज़र आता है कि जिसके अंदर आपको लेफ्ट राइट पे वो जो लोग मिलते थे, और उसके अंदर जो सीनियरिटी के अंदर कुछ जजेस ऐसे थे जिसमें जस्टिस तारिक मसूद थे या चीफ जस्टिस जो अब हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट केस के अंदर जो है वो आपको नज़र नहीं आते थे। और इसी तरह वो भी कंप्लेन करते थे कि जी आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है, इवन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ बनी थी उसके अंदर भी फाइज ईसा साहब जो प्यूने जज हैं उन्हें बाईपास करके जस्टिस एजाजुल अहसन साहब को डाला गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी अब क्लाइमेक्स की तरफ गई। तो पार्लियामेंट की एक गुड इंटेंशन के साथ एक लेजिस्लेशन आई आर्टिकल 191 के नीचे, जिसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है, यही वो 8 जजेस हैं जो अभी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन्होंने प्रेम्प्ट करके उसको सस्पेंड किया, जो दुनिया के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है कि एक लॉ आया नहीं है कि आपने उस लॉ को आने से पहले ही जो है उसको आपने सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद फिर इन्हीं प्यूने जज ने लिखा कि जी आप इसका फैसला करें, और किसी ने उसका फैसला नहीं किया कि अनटिल कैनलेस के जब अक्टूबर आया, सितंबर आया, और उसके अंदर जाके फिर एक फुल कोर्ट की मीटिंग आई और उस फुल कोर्ट ने कहा कि इसको जाके बाहर सुना जाए, और बाहर सुन के 10-5
से एक फैसला आया। अब ये था कि पार्लियामेंट की, मेरा ख्याल ये है कि गुड इंटेंशन ये थी कि चीफ जस्टिस के साथ मिलकर जो लोग जो हैं वो आगे इस सिस्टम को लेके चलेंगे और जो बेंच की कॉम्पोजिशन के ऊपर लेकिन एहसान साहब शॉर्टली इस पे भी कमेंट कर देना। ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से हटाया विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो इस पर फिर ये कहा जा रहा है कि मनमर्जी का बेंच बन गया। मुजम्मल ये है कि चीफ जस्टिस ने नहीं हटाया, एक ऑर्डिनेंस आया है, उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो है उस कॉम्पोजिशन के अंदर उन्होंने कहा है कि जी एक प्योने होंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस जिसको शामिल कर लें, और चीफ जस्टिस ने एक्सप्लेनेशन उसकी दी कि मैंने जस्टिस या फरीदी साहब को कहा, उन्होंने माजरत कर ली और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्हें मैंने कर लिया। अब ये है कि अगर आप पिछले 3, 4, 5 माह की उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स की मीटिंग अगर आप देखें या उनके मिनट्स भी जो अपलोड हुए हैं, अगर उसके अंदर ये है कि हमने चीफ जस्टिस के ऑफिस को आगे ही नहीं जाने देना और हमने हर चीज को डेफर करना है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उनका टेन्योर जो है वो जो 25 अक्टूबर को मुकम्मल हो रहा है, उससे पहले चीजें फाइनलाइज की तरफ ना जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये भी वो बात मुनासिब नहीं है। और जजेस को इस तरह नहीं करना चाहिए कि जी मैं नहीं बैठता या वो नहीं बैठ, भी आप जज हैं, आपका काम ये है कि जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आप उसके मुताबिक बैठे, और जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है मुजम्मल, जितनी देर तक जो है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं है या रिवर्सल नहीं आती या रिवोक नहीं आती, वो आपका लॉ ऑफ द लैंड आर्टिकल 89 और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या जितने भी जजेस हैं उनको उसके ऊपर जो है दे आर लीगली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन को उसको जो है माने उस चीज। ठीक है शहबाज साहब, 2 सवाल हैं यहाँ पे। पहला तो ये कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफर साहब, वो ये कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये बेंच, ये वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? और दूसरा सवाल ये कि जो रिमार्क्स में आज बात सामने आई है कि लगता ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर फाल बनाने के लिए ये फैसला किया गया था, और अगर ये फैसला हो गया तो वजीर आजम को हटाने का कोई तरीका बचता ही नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन दीज पॉइंट्स? अच्छा सर, ये सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो लॉ है वो कोई ना कोई जब पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है तो वो किसी सिचुएशन को बीच में आ जाती है ऐसी, तो उस पर उस सिचुएशन को बेहतर अंदाज से डील करने के लिए करती है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है, ये वकला की डिमांड थी बहुत अरसे से कि सुप्रीम कोर्ट खुद उसके पास इख्तियार है, वो अपना इख्तियार करते हुए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं इसमें जो चीफ जस्टिस की मोनोपोली है इसको खत्म करें और ये 3 मेंबर बेंच को दे दें, सीनियर 3 जजेस, ताकि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से मनमानी बेंचेस ना बना सके। और जैसे आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने काजी कायदीसा साहब ने इस साल के जो जुडिशियल न्यू ईयर है उसके खिताब में कहा कि देखें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इतना अच्छा कानून है कि अब तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ वाले जज क्या फैसला करें। तो ये एक मिस्टेक थी कानून में, जिसको दूर करने के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट आया। अब वकला को इससे इशू पहले ये था कि ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है और सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकता है, लिहाजा मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट को खुद ही जजेस को होना चाहिए, चीफ जस्टिस को होना चाहिए, और वो कमेटी जो है वो खुद ही इंटरनली बनाए ताकि पार्लियामेंट के हाथ में अपनी गाड़ी ना पकड़ा दे। उस वक्त काजी साहब सब इन जजेस ने बेहतर समझते हुए ये फैसला किया कि नहीं जी, क्योंकि कानून हमने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने बना दिया, तो चलें जी पार्लियामेंट बना सकती। ठीक है जी। अब मिसचिफ क्या दूर करनी थी कि चीफ जस्टिस की हाथ से ये पावर निकालनी थी और इसको ब्रॉड बेस्ड 3 जजेस के हाथ में देना था, और अगर उन 3 जजेस में कोई इख्तिलाफ है तो मेजॉरिटी विल प्रिवेल, मेजॉरिटी ऑफ द 3 जजेस, ये कानून बना। अब इस कानून को अचानक से बाईपास कर दिया जाता है एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू, और उसी दिन वो गैजेट नोटिफिकेशन होने से पहले ही जो है काजी साहब बेंच बना के अपनी एक नई कमेटी बना के तो वो इख्तियारात खुद ही यूज कर लेते हैं। मतलब जिस मिसचिफ को दूर करने के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया और एक्ट आया, आपने उसी मिसचिफ वो वापस वो क्रिएट कर दी, ये तो कानूनी गैरफाल हो। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है अली जफर साहब का, ये बिल्कुल गलत बनी हुई है और ये गैर आईनी है। आप इसमें अगर देखेंगे तो 2 जजेस का फैसला ये सुखम है, ये देर इज अ वैक्यूम इन द लॉ, ये क्या 2 जजेस कमेटी में बैठ के फैसला कर सकते हैं? अब ये कहेंगे जी कोरम 2 है, कोरम 2 कहां लिखा हुआ है? ना ये एक्ट में लिखा हुआ है ना ये ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, दोनों जगह 3 जजेस ने डिसाइड करना है, और ये कहीं सिचुएशन नहीं लिखी हुई कि अगर तीसरा जज किसी वजह से नहीं बैठता तो क्या ये 2 जजेस का फैसला होगा या नहीं होगा। पे चलते हुए रेडी वाले से पूछ लें, वो आपको 63A का फैसला बता देगा क्या आ रहा है। और आप ये 63A वाला जो केस इन्होंने उठाया हुआ है परवेज इलाही वर्सेस हमजा शहबाज शरीफ, दिस इज एन एकेडमिक डिस्कशन। ना परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बनने लगा है,
ना हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बनने लगा है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि डे टू डे ये केस टेकअप हो रहा है? आप अदालत में आपने जंग बना दी है, आपने सीनियर जज को और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जज है उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है। चौथे जज ने आपके साथ बैठने को इनकार, फिर भी वीटो की तरह ट्रेन चला दिया आपने। और शहबाज साहब इस पे भी कमेंट कर देना, ये 63A वाला जो मामला है कि इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कैसे कर सकते हैं, जो आज रिमार्क्स में डिस्कस हुआ। अब ये देखें, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है आर्टिकल 95 में है, ठीक है जी। उसमें आपको अगर आपने देखा हो तो उसमें आपके कुछ वोट्स हैं जिनमें कहा हुआ है कि आप इन वोट्स के खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी डिफेक्शन होगी। बाकी हर किस्म का वोट जो है वो अलाउड है। काउंट ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा वो तो, हम तो ये सुनते हैं काउंट ही नहीं होगा। बाकी वोट्स जो हैं वो आपके काउंट होंगे फाइनेंस बिल पे, और जो दूसरा बिल है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, इस पे आप पार्टी हेड की उसके बगैर, रजामंदी के बगैर वोट नहीं दे सकते। ऐसा ही है ना जी। ठीक। बाकी सारे के बारे में खामोशी है। सिर्फ 2 वोट डिफाइन किए गए हैं कि आपने ये 2 वोट जो है ये पार्टी के हेड के खिलाफ देंगे तो डिफेक्शन होगी। अब अगर डिफेक्शन होगी तो क्या वोट काउंट होगा या नहीं होगा? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। एक धड़ा ये कहता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को ये एक वार्निंग देने के लिए जगह दी गई है कि पहले 20% वोट आएगा और वो पहले अपना वोट शो कर देगा और प्राइम मिनिस्टर पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल आ जाएगा जब 20% लोग कह देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जाके मिन्नत समाजत करके मनाने की कोशिश करेगा बाकियों को, और हो सकता है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस हो जाए। दूसरा धड़ा है वो ये कहता है, जिसमें मेजॉरिटी जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, कि नहीं भाई ये अगर वोट भी होगा तो ये वोट काउंट ही नहीं करेगा और ये डिफेक्शन भी होगी। डिफेक्शन का रास्ता ही प्रैक्टिकली बंद हो गया ना जी सर, ये ठीक है, मगर इसकी तशरीह मैंने और आपने नहीं करनी, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी। अच्छा, अब यही बात अगर इसी एनालॉजी को लेके चले जो आप बात कर रहे हैं कि ये कानून का दरवाजा बंद हो गया, तो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का दरवाजा नहीं बंद कर दिया इन्होंने 2 बंदों की कमेटी से डिसाइड करके? तो उस पर मैं कमेंट लेता हूं। एहसान साहब शॉर्टली वुड यू कमेंट ऑन दैट, वो जो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये सब कुछ हो रहा है कमेटी में? देखें मुजम्मल, एक तो ये है कि आर्टिकल 63A के नीचे जो 4 चीज़ें आई हैं जिसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल या फाइनेंस बिल जो है, इसके ऊपर अभी शहबाज मेरे भाई हैं वो कह रहे थे पार्टी हेड जो है। अब यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब आर्टिकल 95 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 136 जो है वो भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। उसके अंदर ये है कि आपने उस आर्टिकल को आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर एडेटेड कर दिया और वहाँ के ऊपर आपने पार्टी हेड लिया। अब जब परवेज इलाही वाली मामला आया और उस स्पीकर ने एक रूलिंग दी कि इन 10 लोगों को काउंट नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन की और वहां पे कहा कि पार्टी हेड नहीं है, अब पार्लियामेंट्री पार्टी आएगी। चूंकि उस वक्त जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी वो परवेज इलाही साहब को सूट करती थी और मेजॉरिटी उनके साथ थी, और फिर फैसला आर्टिकल 17 पे आया। अब तीसरा फैसला जो है वो रिजर्व सीट्स का जो है वो भी आर्टिकल 17 के ऊपर आया, और आपने आर्टिकल 51 को भी सस्पेंड कर दिया या आपने उसको डिसफंक्शनल कर दिया, आपने आर्टिकल जो है 106 को भी कर दिया और सर्टेन लॉज को भी कर दिया। तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक आर्टिकल पे ही रिलाई करके सारे फैसले करेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप जाएंगे तो आप पूरी स्कीम ऑफ लॉ के ऊपर जाएंगे? और वो जो दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम उस पर नहीं साइड देखें आप पहले मेरा ये आर्गुमेंट हो लेने दें। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया 63A के अंदर, कि जब लिखा ही नहीं हुआ कि आप इसके वोट को काउंट करें या न करें, उन्होंने कहा नहीं जी उसे करेंगे, और वो भी मुजम्मल प्रीएम्प्ट हुआ। 8 मार्च को जो है वो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, और आपने 22 को जो है वो प्रेसिडेंट के जरिए एक जो है वो आपने रेफरेंस फाइल कर दिया, और उसके अंदर ये था कि सिर्फ आप अपने जो लोग हैं उनको ये आप देना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी। और फिर भी ये हुआ कि किसी एक पीटीआई का शख्स जो है उसने उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की, और वो जो चीजें हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर प्रेसिडेंट को भिजवा दिया और वो बाइंडिंग नहीं है, और आप उस फैसले को 2.25 साल से बैठे हुए हैं। अब ये है कि जो जजेस वाला मामला, देखें चीज ये है कि 2 इंपॉर्टेंट फैसले थे। एक आर्टिकल 63A का जो हमारे सामने मिनट्स आए, उसके ऊपर इन जज
साहबान ने कहा जी छुट्टियां हम इसको लगा नहीं सकते जी, और ये आया कि छुट्टियां वैसे कोर्ट करनी नहीं है लेकिन मीटिंग्स के अंदर आ जाना है। और दूसरा ये आया कि पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट मामला है जो आपका रिजर्व सीट्स का है, आप उसके ऊपर रिव्यू आ गया है, आप रीजनिंग देख के उस केस का फैसला करें ताकि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्लॉज खत्म आए। आपने कहा जी उसको भी छुट्टियों के बाद करेंगे, तो मीनिंग देयर बाय है कि किसी न किसी जगह जो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है इस पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, जो बिल्कुल मुनासिब और अच्छा नहीं है। और जो हो रहा है, बॉटम लाइन यही है कि बेंच जो है वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इससे पहले कि ये आगे बड़े मामला, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, शहबाज खोसा साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद इसको मजीद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल की जारियत की बात करें तो हसन नसरुल्लाह को टारगेट करने के बाद हिज़्बुल्लाह की हायरार्की को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इस पर वो उन्होंने ये कहा कि लबनान के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयाँ अब एक्सपेंड की जाएंगी। लेबनीज़ हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हुई, लेकिन क्लेम कर रहा है इसराइल के 100 से ज़ायद हलाकतें अब तक हो चुकी हैं। UN की तरफ से भी ये बताया गया कि 10 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये जंग जो कि फ़लस्तीन पर नाफिज की गई थी इसराइल की तरफ से, अब इसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जा रहा है, और आलमी कम्यूनिटी इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, इस पर बात करते हैं। मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त का। बताइएगा कैसे देख रहे हैं ये हिज़्बुल्लाह वर्सेस इसराइल का जो एक हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये अब मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज़ में इस जंग को फैलाया जा रहा है इसराइल की तरफ से, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? इसराइल का जो अपने एक ग्रेटर मिडिल ईस्ट और या ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो पिछले तकरीबन 1 साल से उसने, खासतौर पर जब से ये तूफान लक्सा हुआ है लास्ट अक्टूबर से, उसके बाद से मरहलावार उसने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है। आपने नोटिस किया होगा कि तकरीबन 6-7 माह गुजरने के बाद गजा का ऑनस्लॉट के फिर ये इसी नौए की कार्रवाइयाँ गरब उर्दन के इलाके में, मकबूजा गरब उर्दन में जो है वेस्ट बैंक में इसराइल की तरफ से शुरू कर दी गई, और तकरीबन इसी 1 साल की मुद्दत में तकरीबन 800 के करीब शहादतें वहां पे भी की गई। लेकिन वहां पे क्योंकि बड़े इंट्रेंच्ड सी सोसाइटी है और खासतौर पे यहूदियत बातकारों के बीचों बीच जो है फलस्तीनी रहते हैं, तो उनके साथ उन्हें जब टफ टाइम मिला तो उनको वहां से अपना महाज जो है वो फलस्तीन से बाहर मुंतकिल करना पड़ा, और उन्होंने अगला टारगेट जो है हिजबुल्लाह को अपने निशाने पे ले लिया, और एक बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए, क्योंकि गजा में जिन एलानिया मकासद के तहत उन्होंने जंग शुरू की थी कि हमास का खात्मा तो ना हो सका, लेकिन उन्हें ये कामयाबी जरूर मिली कि उन्होंने हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को बियॉन्ड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पैलेस्टाइन तेहरान में जो है वो असैसिनेट कर दिया, और इसको बड़ी फतह के तौर पे उन्होंने मनाया कि बड़ा उन्होंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। और हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, इस पे आप एंटिसिपेट करते हैं कि ईरान की तरफ से भी कोई रिस्पांस आ सकता है, या वो पार्टी नहीं है इस ऑफेंस में फिल वक्त? देखिए जी, जहां तक तो ईरान का ताल्लुक है तो ईरान बेसिकली सपोर्टर है वो पूरे का पूरा इस फलस्तीनी मुजाहमती प्रोजेक्ट का, लबनान का, यमन में अंसारुल्लाह जिन्हें हम हुसियों के नाम से जानते हैं, तो उनका तो एक एलानिया अपना स्टेटमेंट है कि हम इस मुजाहमत के प्रोजेक्ट के पुश्तिबान हैं, और इस हवाले से वो हिजबुल्लाह पर जो आने वाली उफ्ताद है उस पर यकीनन ईरान जो है वो एक अपना कैलकुलेटेड रद्द-ए-अमल जो है वो देने के हवाले से ऐलान भी कर चुका है। और अभी जो उनके रूहानी पेशवा हैं अली खामेनेई, सुप्रीम लीडर जो उनके, उन्होंने भी अपनी हुकूमत को इस बात का पाबंद किया है कि वो इस पर रद्द-ए-अमल दे। लेकिन ईरान जो है माजी में जो उनके साथ जो गेम खेली गई है, जो डबल स्टैंडर्ड अपनाया गया है अमेरिका की तरफ से, जर्मनी है, उन्होंने एक मुश्तरका बैकटेड डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को इस बात पे कायल किया, माइल किया कि अब आप रद्द-ए-अमल ना दीजिए, हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखा कि सीज फायर के उस ऐलान से वो बच कर गए, और उसके बाद सीज फायर तो दूर की बात है, उन्होंने एक नया महाज हिजबुल्लाह की सूरत में खोल दिया। और अमेरिका तो की अमेरिका की किस हद तक सपोर्ट होगी ये लबनान में जो अब नया फ्रंट खोला है इसराइल ने? आपको लगता है कि जी ऑल आउट सपोर्ट है? आप देखिए फ्रॉम डे 1 जैसे ही असैसिनेशन का ऐलान हुआ है तो फौरन जो बाइडेन साहब, जिन्हें अपना सुबह का खाया हुआ नाश्ता शाम को याद नहीं रहता, उन्होंने फरमाया कि जी इंसाफ हो गया है। यानी इस आलमी सुपर पावर का इंसाफ का ये मयार है
कि आप लोगों को उनके घर जाकर कत्ल कर दें और उसके बाद आप कहें कि इंसाफ हो गया, और फिर उसके बाद आप उनके जो हवारी हैं, उनके जो हामी हैं, उनसे ये तवक्को रखें कि वो सारी चीजें ठंडे पेटों बर्दाश्त भी कर लेंगे। और उसके बाद एंटनी ब्लिंकन जो है वो भी इसी नौयत की शाबाशी पेश करते हैं इसराइल को। उसके बाद उनके इत्तेहादी जो है बरतानिया है, जर्मनी है, सब के सब जो है वो एक ही साथ में खड़े होकर जो है वो शादियाने बजा रहे हैं और उनके साथ मुकम्मल सपोर्ट फराम कर रहे हैं। और मसूद साहब ये आप देखें ना, डेथ टोल जो है वो 45,000 के करीब था पैलेस्तीन में, अब यहाँ पर भी 100 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। टर्किश प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया कि इंटरवीन किया जाए UN की तरफ से। तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस तो ये बताती हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो इंटरवीन कर सकते हैं, बट यहाँ पर एब्सोल्यूट साइलेंस क्यों है? इसमें कोई शक नहीं जी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके पास एक पूरा मैंडेट हासिल है और माजी में वो इस नौयत की एक्टिविटीज कर चुका है। और आप देखिए कि जब बात आती है कश्मीर की या फ़लस्तीन की तो उस वक्त उनकी ज़ुबानें भी गुंग हो जाती हैं, लेकिन जब आती है बात जनूबी सूडान की तो वहाँ पे वो रेफरेंडम भी करवा देता है, उनको आज़ादी भी दिलवा देता है, क्योंकि वहाँ पे जो उनके हम अकीदा हम मसलक लोग हैं उनका कज़िया सामने होता है और वहाँ पे इंसानी हकूक़ और सारी चीज़ें दुनिया के सामने पेश कर दी जाती हैं। और यहाँ पे आए रोज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, लोगों को तेज किया जा रहा है क्लस्टर बमों से, तेजी कटर बमों से, पता नहीं कौन कौन से बम जो हैं वो इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खुद हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद करने के लिए 2000 पाउंड वजनी जो है बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए और तकरीबन हर 2 सेकंड के बाद 50 बॉम्ब जो है उस 4 मंजिला इमारत के क्लस्टर पर गिरे हैं, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरी की पूरी जो है डिमोलिश होगी और उसमें कोई भी जिंदा मतलब इसराइल के जो एडवेंचर्स हैं इसको रोकने के लिए आलमी कम्युनिटी फिल वक्त कुछ नहीं कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद। शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।